हर सड़क पर एक चाय वाला होता है। जैसे कि आप सुबह में उठते होंगे 5 बजे, आप देखते होंगे कि सड़क के किनारे एक चाय वाला होता है, उसके पास यूपीआई क्यूआर कोड होता है और वो अपना डेली का काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो कि अगर वो किसी किसी दिन बीमार पड़ जाए या उस दिन उस जगह पे ना हो तो उसके पैसे का क्या होगा? क्या उसके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस होगा? क्या उसके पास कोई पेंशन होगा? ऐसा कुछ हम लोग ये सब नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने काम से मतलब, यानी कि हमें अपने सर्विस से मतलब। लेकिन इसी को इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं। ये इंडिया की हिडन इकोनॉमी है जो देश का लगभग 50% तक का जीडीपी अपने कंधे पर थामे हुए हैं। यही यही सारे वेंडर्स। चलिए समझाते हैं कैसे। आप सड़क पर घूमते होंगे तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं। हाथी के जितने बिजनेस है उसमें से 10 में से 9 लोगों के पास उनका अपना कोई बिजनेस रिकॉर्ड ही नहीं है सरकारी सरकारी जगहों पर। लेकिन मैंने अभी ये कहा कि ये लोग जीडीपी का आधा परसेंट यानी कि 50% अपने कंधे पर थामे। इसका मतलब कि जितना जितना टाटा, रिलायंस और अंबानी, बिरला, इन सब की कंपनी का योगदान है भारत में, उतना ही योगदान इन सारे वेंडर्स का भी। इनफॉर्मल इकोनॉमी, शॉपकीपर जैसे कि सब्जी बेचने वाला हो गया, राशन की दुकान वाले को, इन सब का दुकान। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इनफॉर्मल इकोनॉमी होता क्या है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और इसके बारे में और जानेंगे कि फ्यूचर में इससे क्या लाभ है। और हाँ, हम लोग कोविड-19 के बारे में भी जानेंगे। इस उस वक्त इन लोगों ने बहुत हमारे देश का मदद किया था। इस वीडियो में हम लोग यूपीआई के बारे में भी बात करेंगे और श्रम कार्ड के भी बात करेंगे, जो आप जानते तो थे लेकिन आपको पता नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज ये इनफॉर्मल इकोनॉमी होता क्या है। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी उसे कहते हैं हमारे आसपास के जितने भी लोकल शॉप्स हैं जिनका कोई सरकारी जगह पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो सब इनफॉर्मल इकोनॉमी में आते हैं। जैसे कि सब्जी बेचने वाली हो गई, राशन वाला हो गया, आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प आता है वो लोग हो गए, और क्या कहते हैं जैसे जैसे कचरा साफ करने वाला हो गया। जितने भी दुकानदार आपने देखा है बाजार में लोकली, वो सब इनफॉर्मल इकोनॉमी ही कहलाते हैं। इस इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो ऑटो ड्राइवर होता है ना, जो आपको ड्रॉप कर देता है, वो भी आता है। तो चलिए हम थोड़ा सा ये प्राइवेट कंपनी जोमेटो से स्टार्ट करते हैं। आप सोचते होंगे कि जोमेटो कंपनी का जो डिलीवरी बॉय होता है, वो जोमेटो तो बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका डिलीवरी बॉय नहीं। जोमेटो कंपनी का उससे कोई सीधा कांटेक्ट नहीं होता। वो एक कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस पर होता है, क्योंकि डिलीवरी बॉय तो इनफॉर्मल है लेकिन कंपनी तो फॉर्मल है। कुछ सरकारी दावे कहते हैं कि भारत में लगभग 80 से लेकर 90% तक का जितने भी लोग हैं वो सब इनफॉर्मल इकोनॉमी का ही हिस्सा है। ये तो इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 30 से 40 यानी कि 50 करोड़ भी हो सकते हैं ये लोग। और आप तो अच्छे से जानते हैं कि 50 करोड़ तो नहीं है, लगभग 100 करोड़ ही होंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये इनफॉर्मल इकोनॉमी इतना बड़ा कैसे हो गया। तो हम लोग इसके 6 कारण जानेंगे। सबसे पहला कारण है वीक मैन्युफैक्चरिंग। चाइना जैसे देश ने अपने लोगों को रोजगार दिया, काम दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर सका क्योंकि हमारे यहाँ इतना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है। हम लोग सीधे हमें एग्रीकल्चर से सीधे आईटी सेक्टर में ऐसा छलांग लगा लिया कि बीच का जो जितना था ये सब गायब हो गया मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा बड़ा कारण है लैक ऑफ फॉर्मल ड्रेस। इसका कहने का मतलब है कि हर साल भारत 1 करोड़ युवा ऐसे पैदा करता है जो जो जिनको रोजगार चाहिए। और उनके लिए जितने भी सरकारी नौकरी, जितने भी फॉर्म आप लोग देखते होंगे, एसएससी, यूपीएससी, जितने भी, और प्राइवेट जॉब के भी अगर मिला दिया जाए तो वो लोग सिर्फ 20 से 25 लाख ही लोगों को ऑब्जॉर्व कर सकता है। और जो बचे जो जो 70 से 80 लाख है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा यही इस छोटे स्टार्टअप्स में लग जाते हैं, अपना कोई दुकान खोल लेते हैं, कोई अपना रेस्टोरेंट खोल लेता है। बस कुछ इसी तरीके से ये चल रहा है। तीसरा बड़ा कारण है अवॉइडिंग रेगुलेशन। अब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हम दोनों में से कोई भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर कोई नहीं काटना चाहता। और ये स्मॉल वेंडर्स, इनके पास इतना समय ही नहीं है कि ये सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे। जैसे कि इन लोग जितने भी इनफॉर्मल वर्कर्स है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये लोग जीएसटी, अकाउंट्स, इनकम टैक्स, ये इन लोग को इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। और ये लोग इन सब चीजों से बचना चाहते हैं। इन लोग को अपना अपना काम पसंद है, कैश में है। ये लोग इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं, ज्यादा अपने आप को लिस्ट करना। अब जानते हैं हम लोग चौथा सबसे बड़ा कारण यह है फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि आज मैंने राशन का दुकान खोली या अपना कोई भी हार्डवेयर का दुकान खुला,
उस हार्डवेयर की दुकान मेरा मेरा भाई चला जाएगा, मेरा बेटा चला जाएगा, ऐसा कुछ भी। ये हुआ फैमिली बिजनेस, इसमें किसी को कोई बैरियर नहीं है, मतलब इसमें कोई सैलरी स्लिप ये सब कुछ नहीं। ये भी इनफॉर्मल इकोनॉमी का ही हिस्सा है। चौथा सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ स्किल। स्किल का मतलब है कि इन लोगों के पास ज़्यादा कोई स्पेशलिटी वाला स्किल नहीं, जैसे कि अगर किसी ने 10वीं पास कर लिया लेकिन उसको अभी तक अंग्रेजी नहीं आ रहा है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। इनफॉर्मल कामों में जब आप काम चाहे स्टार्ट कर सकते हैं, जब आप चाहे उस काम को बंद कर सकते हैं। तो सवाल ये है, क्या ये कम्प्लीटली बुरा है या इसका कोई फायदा नुकसान भी है? तो चलिए सबसे पहले फायदा की बात करते हैं, इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट। हम इसमें क्या है कि इसमें हमको कोई भी इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं, लोग सीधे अपना, अगर आपके पास 500 रुपये है तो आप 500 रुपये से ही चाय का दुकान खोलो, कोई भी दुकान खोल लो। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, हम जब चाहे तब काम स्टार्ट कर सकते, जब चाहे तब काम बंद भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और ये गरीबों के लिए एक लाइफलाइन है। चलिए इन सब कामों के, इनफॉर्मल इकोनॉमी के कामों के नुकसान को भी समझते हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कोई पेंशन नहीं। इसमें अगर आज आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर कल नहीं काम किया तो आपका ये काम गया उसी दिन। चलिए हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। इस सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लोगों के पास बस यही है, अगर उनको सर्दी भी हो गया तो उसके लिए वो गूगल, यूट्यूब, ऑनलाइन का ही सहारा लेते हैं। वो लोग ज़्यादा डॉक्टर के पास जाना नहीं पसंद करते हैं। और दूसरा और है अनस्टेबल इनकम। इसका मतलब अगर आज मैंने 500 रुपये कमा लिए और कल हो सकता है कल 100 रुपये कमाए या परसों 0 रुपये कमाए, ऐसा भी है इसमें। और रही बात पेंशन की, तो पेंशन तो नहीं है लेकिन इसमें आप लाइफ लॉन्ग काम कर सकते हैं, मरने तक। चलिए उस चाय वाले की कहानी को थोड़ा सा धक्का देते हैं। हाँ, तो वो चाय वाला शुरू में चाय बेचता है, पूरे दिन में मान लेते हैं 300 से लेकर 400 रुपये कमा लेता है। और अगले दिन वो बीमार पड़ जाता है या किसी कारण से दुकान बंद कर देता है। क्या आपने या हमने सोचा है कि वो उसका उसका चलता कैसे होगा? क्योंकि हम लोग उसे सर्विस समझते हैं, लेकिन उन लोग के लिए तो वो यही लाइफ लाइन है। चलिए कुछ शॉकिंग फैक्ट्स जानते हैं। शॉकिंग फैक्ट्स जैसे कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, उनमें से लगभग 90% सब के सब इनफॉर्मल इकोनॉमी का ही पार्ट है। जैसे कि आपके घर की डोमेस्टिक हेल्प होगी, आपके घर का सिक्योरिटी गार्ड होगा, वो लोग भी इस इनफॉर्मल इकोनॉमी का ही पार्ट है। इतने सारे डिसएडवांटेजेस तो हमने जान लिया, क्या ये जरूरी भी है हमारे सोसाइटी के लिए? तो सबसे पहले जरूरी है उन कंपनीज के लिए, क्योंकि जैसे कि जोमेटो के लिए जरूरी है उसका उसका डिलीवरी बॉय। और उसी तरीके से जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी उनके जो उनको जो ऑफिस में आप जिस घर में आप हैं उसको बनाने वाले भी इनफॉर्मल इकोनॉमी के ही लोग हैं, जैसे लेबर्स और और ऑटो ड्राइवर, वो भी। यानी हमारे देश की आधी तरक्की उन लोगों पे डिपेंड करती है जो ना किसी एसी वाले ऑफिस में बैठते हैं, और ना ही उनका कहीं बड़ा पहचान है, लेकिन और वही लोग हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारे जितने भी शहर हैं, इन इनफॉर्मल वर्कर्स के हमारे शहर को बहुत ज़रूरत है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर से बाहर निकले और उस दिन पूरा रोड साफ हो, आप सब्जी लेने बाजार गए लेकिन बाजार जाने के लिए ऑटो ड्राइवर ही नहीं है। और अगर किसी तरीके से आप बाजार पहुंच भी गए तो वहाँ कोई ठेले पे सब्जी लेके ही नहीं है, राशन का दुकान पे बंद। इमेजिन कीजिए अगर अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कि इन लोगों के होने से हमारा जीना थोड़ा आसान आसान होता है। लेकिन अगर ये लोग ना हो तो हमारी जिंदगी पूरी तरीके से महंगी हो जाएगी, कंपनी इस पर डिपेंडेंट हो जाएगी, जो कि एकदम सही नहीं होगा। मैं इतने सब पे जोर क्यों दे रहा, क्योंकि ये जितने भी इनफॉर्मल इकोनॉमी के जो वर्कर्स है, यही यही लोग हमारे सिटीज को रहने के लायक बनाते हैं। तो चलिए हम जरा लॉकडाउन का एग्जांपल लेते हैं। लॉकडाउन में हुआ क्या था? लॉकडाउन में जितने भी अमीर लोग वो उन लोगों के पास तो अपना पैसा था, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये जितने भी लोग थे ये अपने घर गए और अपने घर से ही छोटे मोटे कामों को स्टार्ट किए, क्योंकि जब उस टाइम तो पूरा देश बंद था। और अपने घर से छोटे छोटे काम स्टार्ट किया और अपनी जीविका खुद से चला रहे, ना कि किसी पे डिपेंड होकर। हाँ, थोड़े से राशन वासन तो उन्हें मिल गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अपने बल पे पूरा कोशिश किया। उन्हीं इनफॉर्मल वर्कर्स की देन है कि लॉकडाउन में हमें हमें समय पर दूध मिल जाता था, हमें समय पर सब्जियां मिल जाती थी। यूपीआई हैज चेंज एवरीथिंग। हम लोग जानेंगे कि पहले उन लोगों की जिंदगी होती थी, कैश बेस्ड होती थी, और वो लोग जब भी बैंक जाते थे तब या तो उनके साथ दो ही चीजें हो सकती थी। या तो बैंकर उन्हें मना कर दे, या तो बैंकर उन्हें ऐसे ट्रीट करे जैसे कि कोई एलियन हो। लेकिन लेकिन जैसे ही यूपीआई उन लोगों के हाथ में डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट हुआ। कैसे समझते हैं?
आप बाजार में कहीं भी किसी भी दुकान पे गए तो आपने एक क्यूआर कोड तो देखा ही होगा। वही क्यूआर कोड सब्जी बेचने वाला भी रखता है, वही क्यूआर कोड हर एक दुकान वाला रखता है। यहाँ चाट समोसे तक के दुकान वाले भी रखते हैं वो क्यूआर कोड। यूपीआई से उनकी जीवन पर क्या फर्क पड़ा? फर्क सबसे बड़ा ये पड़ा कि सरकारें अब उनको ट्रैक कर सकते हैं कि उनके पास कितना पैसा हो सकता है, वो लोग कितना ट्रांजेक्शन करते हैं। बैंक उन्हें आसानी से फ्यूचर में लोन्स दे सकते हैं, उनके क्रेडिट स्कोर भी अच्छे हो सकते हैं। सबसे बड़ा रिवोल्यूशन ये था कि यूपीआई को इन सब चीज़ों के मकसद से बनाया ही नहीं गया था, लेकिन ये तो साइड इफेक्ट्स निकला। चलिए थोड़ा नंबर्स में बात करते हैं। आजकल के ज़माने में लगभग 300 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है यूपीआई से, और वो लगभग उनमें से आधे से ज़्यादा तो यही लोग करते हैं। भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, और उनमें से अधिकतर ये स्मॉल वेंडर्स हैं। आपको याद है कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले एक लहर चली थी ई श्रम कार्ड का। हम आपको अपनी कहानी बताते हैं। कुछ समय पहले हुआ क्या था कि आप तो जानते हैं, जैसे ही कोई सरकारी का फॉर्म निकलता है, बस अब जितने भी घर की महिलाएं वो सीधे साइबर कैफे में दौड़ जाती है। मेरी मम्मी भी गई और जाके इस श्रम कार्ड बनवा ली, और बनवाई किस चीज़ के नाम पे? एग्रीकल्चर के नाम पे। और मम्मी को आज तक पता ही नहीं कि वो क्या बना है, लेकिन यही गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मूव था कि इन लोगों को पहचानना कि कौन किसके काम पर। हाँ, थोड़ी सी लापरवाही तो हुई है। ई श्रम एक नेशनल डेटाबेस है जो सरकार ने बनाया ये जानने के लिए कि हमारे हमारे देश में जितने भी इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, उनमें से किसे किसकी जरूरत है, कौन क्या कर रहा है, और कौन कितना कर रहा है। ई श्रम कार्ड पर कौन रजिस्टर कर सकता है? तो यहाँ पे वो सभी लोग रजिस्टर कर सकते हैं जिनके पास दुकानें हैं, वो लोग नहीं जो घर पे बैठे हुए हैं। और चलिए चाय वाले की कहानी को खत्म करते हैं। वो चाय वाला आज भी मार्केट में अपना चाय बेच रहा है, लेकिन आज उसके पास एक क्यूआर कोड, आज वो डिजिटल हो चुका है। आज इसे और हो सकता है कि उसने भी अपना श्रम कार्ड बनाया हो। तो इसी वीडियो के साथ अगर आपको और भी कुछ जानना है, या अगर आप इनफॉर्मल वर्कर्स को जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।